सोनिया, अगर मैंने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो मुझे उम्र कैद हो सकती है। शायद ये भी हो सकता है कि मुझे फांसी हो जाए। सोनिया, अगर किस तरह से मैं ये साबित कर दूं कि जुर्म मैंने नहीं किया है और इसके लिए मुझे फंसाया गया है और एक्चुअली में ये जुर्म समीर ने किया है, तो शायद मैं बच जाऊं। नहीं, मैं राजीव को तबाह नहीं होने दूंगी। मैं समीर को राजीव को तबाह नहीं करने दूंगी। राजीव मेरा है, जिससे मैं प्यार करती हूं। उसे फांसी हो जाएगी? नहीं, नहीं, मैं राजीव को उम्र कैद नहीं होने दूंगी। मैं राजीव को तबाह नहीं होने दूंगी। नहीं, नहीं, मुझसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझसे कुछ नहीं हो सकता। सोनिया, राम राम, क्या हुआ बेटा? किसे कुछ नहीं होने देगी? क्या कह रही है तू? कुछ नहीं माँ। क्या हो गया तुझे सोनिया? हाँ बेटा, कभी तो बहुत खुश दिखाई देती है, कभी तो इतनी परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राम राम, अब इस वक्त कौन आ गया? भैया, आप? राम राम, अब हमसे कौन सी गलती हो गई भैया? अब ये क्या तरीका है? इतने दिनों से, बल्कि इतने हफ्तों से आप लोगों ने ना कोई बातचीत की, ना कोई आना जाना, ना कोई टेलीफोन। आपने समझा कि आप... क्या लगा? क्या लगा कि रिश्ते खत्म हो गए? और सोनिया, तुम्हें जरा डांट क्या दिया कि तुमने भुला ही दिया? अरे बेटी समझकर जरा सख्ती बरत ली, इसका मतलब ये थोड़ी कि आना जाना छोड़ दो। मैंने कहा भाई आप लोग नाराज हैं, आना जाना बंद कर दिया है, तो मैं ही चला चलता हूं, शायद नाराजगी दूर हो जाए। नहीं भैया, आप आ गए, हमारी सारी नाराजगी दूर हो गई। मैं आपके लिए बढ़िया सी अदरक की चाय लेकर आती हूँ। वाह, देखिए और पूछ पूछ। मामा जी, मेरे को देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। बेटे, अभी भी उसी समीर के यहाँ काम कर रही हो? जी हाँ। क्यों कर रही हो समीर जैसे आदमी के यहाँ नौकरी? उसके यहाँ तुम्हें सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं मिलने वाला है। शहर में और भी शरीफ लोग हैं जिनके यहाँ तुम्हें नौकरी मिल सकती है। कोयले की कोठरी में काले की हाथ लगती है। बहुत बदनाम आदमी है। कभी वो निकिता की शूटिंग पर चला जाता है हंगामा करने, कभी घर पर आ जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त करता हूं। जी नहीं मामा जी, मैं इस नौकरी से बहुत खुश हूँ। क्या खुशी मिलती है उसके यहाँ काम करके? वो अपराधी किस्म का आदमी है। उसके यहाँ काम करके तुम्हें फायदे कम और नुकसान ज्यादा होंगे। लो कर लो बात। क्या बात हो गई? आते ही डांटना शुरू कर दिया अपनी भांजी को? अरे नहीं विद्या, मैं डांट नहीं रहा था, मैं तो समझा रहा था। अब वो क्या है कि फौजी आदमी हूं ना, रिटायर्ड कर्नल, तो जरा रौब से बात कर रहा था। वो फौजी का फौजीपन इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। तुझे देर नहीं हो रही? जा। मामा जी, चलती हूँ मैं। बेटा, मेरी बात याद रखना। जी। ये लीजिए अदरक की चाय। लो। अरे भाई, वो बेसन के पकौड़ी बना लाती जरा। राम राम राम, भैया भूल गई, आप पीजिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे कभी भी अलग नहीं कर सकती। अब तो पापा भी धीरे धीरे बदलने लगे हैं। जानती हूँ, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मेरा बेटा है ही ऐसा, है ना?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम एडवोकेट श्रीधर चावला है। ये रहा कोर्ट का नोटिस, यशोदा जी के बच्चे की कस्टडी के लिए। दीपक, दीपक, वो जो उस दिन औरत आई थी ना, ये देखो, ये वकील का नोटिस भेजा इसने। उस औरत ने यानी विशाल की मां ने? वो विशाल की माँ नहीं है, विशाल की माँ सिर्फ मैं हूँ। हाँ ठीक है शालिनी, लेकिन जन्म तो उसी ने दिया है ना। और देखना उसका वकील इस बात को कोर्ट में इस तरह पेश करेगा कि कोर्ट की सारी सहानुभूति उसके प्रति ही होगी, क्योंकि विशाल के जन्म के 2 महीने तक उसने विशाल को अपना दूध पिलाया है, विशाल उसकी गोद में खेला है, और यही बात है उसके वकील ने इस नोटिस में बढ़ चढ़ कर लिखी है। अपने बच्चे से अगर इतना प्यार था तो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ के क्यों गई वो? कौन शालिनी, ये तर्क, ये दलीलें तो कोर्ट में भी की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें ये केस लड़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम दीपक? देखिए शालिनी, मैंने अभी 2-3 वकील से बात की है, उनका मानना है कि हमारा केस बहुत ही कमजोर है। इनफैक्ट हमें तो यशोदा के साथ कोर्ट के बाहर ही कोई फैसला कर लेना चाहिए कि विशाल रहेगा हमारे पास, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे हफ्ते में 1-2 बार मिलने आ सकती है। लो, फिर से शुरू हो गई उस अनाथ बच्चे की राम कहानी। मेरा विशाल अनाथ नहीं है। तू चुप कर, तेरे मुंह कौन लग रहा है? और बेटा तू भी हर वक्त इसके साथ सिर खपाता रहता है, क्यों ऐसा करता है तू? 3 दिन हो गए उस घर में बच्चे का रोना रोते हुए। अरे मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उस मेमने को इस घर से दफा करो यहाँ से। कैसी माँ है आप? कैसी माँ है आप? अगर आपकी औलाद के लिए कोई इस तरह कहे तो... खबरदार, खबरदार जो अपनी मनहूस जबान से मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहा तो, या अपनी मनहूस नजरें उस पर डाली तो माँ जी आप भी खबरदार, अगर मेरे बेटे को इस घर से दोबारा जाने के लिए कहा तो। क्या कर लेगी तू? जबान लड़ाती है मुझसे, जबान लड़ाती है मुझसे तू, जबान लड़ाती है ये मुझसे। देख लिया तूने कितनी लंबी जबान है इसकी। अरे मैं तो कहती हूँ कि वो औरत आए और इस बच्चे को मैं उसके हवाले कहूँ कि उसकी मनुष्य शक्ल मुझे कभी ना दिखाए इस घर में, कभी ना दिखाए मुझे उसकी मनुष्य शक्ल। मैं भी देखती हूँ कि इस घर से उस बच्चे को कौन लेके जाता है। चुप कर! ज़बान चलाती है मेरे सामने, इतनी लंबी ज़बान चलाती है ये। अरे उस बच्चे के साथ इसको भी इस घर से बाहर निकाल, तभी इस घर में शांति होगी, वरना देख तू मरा मरा मुंह देखेगा। तू इसको घर से बाहर निकाल, रिलैक्स, घर से बाहर निकाल। रिलैक्स मम्मी, रिलैक्स प्लीज, मम्मी के लिए पानी लेकर आओ प्लीज। रिलैक्स, रिलैक्स माँ। गुड मॉर्निंग समीर। गुड मॉर्निंग सोनिया। सोनिया, ये लो हमारी बार की कलेक्शन, कल की। इसे लॉकर में संभाल के रख दो। रुको 1 मिनट, ये चाबी भी इस लॉकर में संभाल के रख देना। ये चाबी? दुबई वाले लॉकर की चाबी है जिसमें हवाला का पैसा पड़ा है। इस लॉकर की दूसरी चाबी जोरावर के पास है। नहीं सोनिया, जोरावर उस लॉकर को नहीं खोल सकता, क्योंकि उस लॉकर को खोलने के लिए इन दोनों चाबियों की जरूरत है। अब समझ में आया कि ये चाबी हमारे लिए कितनी कीमती है। संभाल के रख देना। हाँ तो शालिनी जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो केस है वो कुछ पेचीदा है। वकील साहब, आप एक बात बताइए, विशाल की कस्टडी मुझे मिले, इस बात के कितने चांसेस हैं? देखिए, जो औरत विशाल को लेने के लिए पहुंची है उसने भी तो अपनी दलीलें तैयार रखी होंगी। आप कहती हैं कि विशाल आपकी गोद में तब आया जब वो 2 महीने का था, और वो औरत कहती है कि उसने विशाल को 2 महीने तक पाल रखा है। कानून के नजर में अगर वो सगी मां निकली तो हो सकता है कि हमारा केस कुछ वीक पड़ जाए। लेकिन हाँ, हमारे देश में एडॉप्शन के कई कानून हैं। अगर आपने किसी बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया है तो कानून आपका साथ देगी, लेकिन कभी कभी भावनाएं कानून पर हावी हो जाती हैं। वकील साहब, आप तो मुझे डरा रहे हैं। देखिए, केस की ऊंच नीच समझाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन शालिनी जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैं अभी तक कोई भी केस में हारा नहीं।
और फ्यूचर में भी कोई केस हारूंगा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप विशाल को लेकर के कोर्ट में पहुंच जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बस ऐसा कुछ कर दीजिए वकील साहब कि विशाल मेरे पास से कभी भी ना जाए। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अरे इसमें एहसानमंद की क्या बात है? मैं अपनी फीस लेता हूं और आपका काम करता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कोर्ट में पैर तभी रखता हूं जब मुझे अपनी फीस मिल जाए, और वो भी एडवांस में। मेरी फीस है 30,000 रुपये। 30,000 रुपए? क्यों, आपको कुछ ज्यादा लग रहा है? ठीक है वकील साहब, आपकी फीस आपको मिल जाएगी। मिस्टर राजीव, मुझे ये बात तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारे पास अपने आप को निर्दोष साबित करने का वक्त कम होता जा रहा है। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मुझे तुम्हें गिरफ्तार ही न करना पड़ जाए। मिस्टर शिनॉय, आप ये बात काफी बार दोहरा चुके हैं और मैं भी ये बात काफी बार दोहरा चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। और तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो। मैं क्या करूं? मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे पेश कर सकता हूं? यादव मर्डर केस में कार का इस्तेमाल हुआ था, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि गोलियां भी चली थी। मैं जानता हूं, मगर वो गन। हाँ, अब बात तुम्हारी समझ में आई। मुझे वो गन चाहिए, एंड आई एम श्योर वो गन समीर की है। तुम वो गन ढूंढ कर लाओ। जहां तक मेरा दिमाग चलता है, मुझे लगता है कि समीर ने वो गन ऑफिस में ही कहीं छुपा कर रखी है। मिस्टर शिनॉय, अगर समीर ने वो गन ऑफिस में छुपा कर रखी है तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा, और ये होगा मेरी बेगुनाही का सबूत। क्या वो वकील इतनी बड़ी रकम मांग रहा है केस लड़ने के लिए? हाँ, और वो कह रहा है कि उसे सारी रकम एडवांस में चाहिए। देखो शालिनी, अब आई एम सॉरी बट इतने सारे रुपए मेरे पास नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैंने जितने पैसे बचाए थे वो तो मैंने खर्च कर दिए, और मुझे नहीं लगता कि ऑफिस से अब मैं एडवांस ले पाऊंगा। अरे बेटा, तो इसमें इतनी सफाइयां देने की क्या जरूरत है? पैसे नहीं है तो साफ मना कर दे इसे कि नहीं है। माँ जी, अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो वो वकील केस लड़ने से इनकार कर सकता है। अरे तो मैं कहती हूँ कि उस बच्चे के लिए केस लड़ने की जरूरत ही क्या है? जो इस घर का खून ही नहीं है, उसके लिए पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, ऐसा मत बोलो। देखो शालिनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऑफिस से एडवांस लेने की कोशिश करता हूँ। दीपक, एक मिनट जरा बात सुनेंगे? ये तुम क्या कह रहे थे दीपक? ऑफिस से एडवांस लेने की क्या जरूरत है? अगर तुमने ऑफिस से एडवांस ले लिया तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? तुम थोड़ा सोच समझ के काम लो। एक अनाथ बच्चे के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। निकिता जी, मैंने जिंदगी में एक फैसला किया। क्या? कि मैं जितनी भी फिल्में बनाऊंगा उन सब की हीरोइन आप होंगी, सिर्फ आप। थैंक यू सो मच। आपको एक सलाह भी देनी है। कहिए। आप मेरे बंगले में शिफ्ट क्यों नहीं कर जाती? आपके बंगले में? जी, आई मीन टू से कि मेरे पास एक बंगला तो है नहीं, मैं एक बंगला आपके आराम के लिए रेडी करवा देता हूँ। वैसे मजा तो आएगा ही। Excuse me. Yes, sure. हाय दीपक जीजू।
वैसे जीजू इसलिए क्योंकि आप मेरी दीदी के पति हो। पर ये दूसरी औरत। एक्सक्यूज मी, दूसरी औरत नहीं, मिसेस रीमा दीपक, वाइफ हूं मैं इनकी। वाइफ? पहली पत्नी के होते हुए अगर पति बाहर दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा हो तो खैर पति को तो जो कहते हैं सो कहते हैं, लेकिन उस औरत को रखेल कहते हैं। जीजा जी, हमारी दीदी में क्या कमी? निकिता, ये मेरा निजी मामला है। निजी मामला? ठीक है, निजी मामला। वैसे तुम कौन से खानदान से हो जो भोली भाली पत्नियों के पति को इस तरह से छीन लेती हो? निकिता, ये तुम मुझसे कह रही हो? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, उसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाना। तुमने तो अपनी सगी बहन के पति को भी नहीं छोड़ा, और आज जिसके साथ आई हो वो भी शायद किसी और का ही पति है। Just shut up! रीमा मेरी बीवी है, और मेरी पत्नी पर कोई हाथ उठाए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गई? कवरी। बदल जा